हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए एनालिसिस मैंने कर दिया था और एईओ का डेटा और जीएसओ का डेटा जो कलेक्ट हुआ था उसकी एक्सेल फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। तो अभी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वैकेंसीज आई हैं अपडेट होके, और जिसमें कुछ वैकेंसी डिक्रीज हो गई हैं, लगभग 53 वैकेंसी डिक्रीज हुई हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको बड़े ध्यान से समझनी है, जिससे कि बाद में आप अपने डिसीजन पे रिपेंट ना करें, आपको ये ना लगे कि गलत प्रेफरेंस फिल कर दी। बहुत सारे लोग होते हैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है, जोश जोश में आके वो डिसीजंस ले लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे, जिसका बाद में उन्हें पछतावा होता है और बाद में फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। तो कुछ चीज़ों पे हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो दो तीन कोरिजेंडम एसएससी की वेबसाइट पे आए हैं। एक तो एसएससी आईएमडी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। टाई केसेस में अगर दो एस्पिरेंट्स हैं जिनके मार्क्स बिल्कुल सेम हो जाते हैं तो उस केस में किसे प्रायोरिटी दी जाएगी वो यहाँ पे समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक कोरिजेंडम जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2022 एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। इसमें बस यही बता रखा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डिपार्टमेंट कराएगा, ठीक है, मिशन मोड में रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये तो हम सब लोग को पता ही है काफी टाइम से। एसएससी अब 2022 से जितने भी एग्जाम हैं सारे के सारे एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर रहा था। सीजीएल का भी 2021 वाला फाइनल है जो एसएससी करा रहा है, उसके बाद से डिपार्टमेंट में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। एक और कोरिजेंडम आया था एसएससी की वेबसाइट पे, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कौन कौन सी डिसेबिलिटी अलाउड है, कौन सी नहीं है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई थी, तो आप वहां से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। सभी पोस्ट के बारे में आपको वहां पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेंटेटिव आंसर की जो आई है ये अपडेटेड है 12 जनवरी 2023 तक, और मुझे नहीं लगता इसमें अब कोई फाइनल डेट तक ज्यादा चेंज आने वाला है। अगर ओवरऑल देखें तो हर डिपार्टमेंट के आप यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हैं, हर पोस्ट की क्या क्या रही है। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की 335 है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की यहाँ पे 190 वैकेंसीज हैं, सीएसएस की हमारे पास एएसओ इन सीएसएस 203 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से आप ओवरऑल देखेंगे, और हमारे पास जो फाइनल वैकेंसीज निकल के आई हैं वो आई हैं 7633, पहले जबकि ये 7686 थी, तो 53 वैकेंसीज यहाँ पे कम हुई हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन सी पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, कलर ब्लाइंडनेस लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के लिए कलर ब्लाइंड कैंडिडेट सुटेबल है, कौन सी पोस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पहले लिखा हुआ था कि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल सुटेबल नहीं है, लेकिन इसमें करेक्ट होकर इन्होंने सही लिख दिया है कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सुटेबल हैं। किन पोस्ट के लिए सीपीटी मैंडेटरी है, किन के लिए नहीं है, उसके बारे में लिखा है, वो तो सीपीटी हो ही चुका है। तो फाइनली एक तो ये करेक्शन एसएससी ने यहाँ पे सही कर ली अपनी, राइट। तो आप चेक कर लेना कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, जिसने नहीं पता करो, गूगल पे लिखो कलर ब्लाइंडनेस तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए परमानेंट रिएक्शन होता है। मान लो आपने कोई पोस्ट ऐसी ऑप्ट कर ली जिसके लिए कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं थे और आप कलर ब्लाइंड निकले, तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, ठीक। यहाँ पे एज का भी दे रखा है, ऑडिटर की एज पहले नॉट एक्सेडिंग 30 ईयर्स लिखा हुआ था, वो सही हुआ या नहीं हुआ वो भी देख लेते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, अगर मैं बात करता हूं ऑडिटर सीएजी में, ऑडिटर की अगर मैं बात करूं पहले ये लिखा हुआ था नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ये भी एसएससी ने करेक्ट कर लिया है। आप देखेंगे यहाँ पे सीएजी ऑडिटर ये 18 से 27 साल इसकी एज कर दी गई है। सो ध्यान से आप लोगों को अपना पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरना है। अगर आप 27 साल से अबव हैं तो जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है वो पोस्ट मत भरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी। और साथ ही साथ जब जिन लोगों का नाम सिर्फ सीपीटी वाली पोस्ट वाली लिस्ट में है, जिनका नाम सिर्फ डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट वाली जो कट ऑफ थी उस लिस्ट में है, ठीक है। तो जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब सीपीटी पोस्ट के लिए, तो पोस्ट प्रेफरेंस में वो वाली पोस्ट मत फिल करना, क्योंकि वहां पे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होंगे जब आप फिल करोगे और वहां पे डालेंगे तो उस टाइम पे वो बहुत सुनाएंगे पकड़ के, ठीक है, कि जब तुम एलिजिबल नहीं हो तो क्यों ये पोस्ट भर रहे हो। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। टाइम भी उनका भी वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे मत करना। और सब एक इंपॉर्टेंट मैसेज सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्हें ऑलरेडी एक अच्छी पोस्ट मिल चुकी है 2020 से 2019 से, तो पोस्ट प्रेफरेंस में एटलीस्ट वो पोस्ट मत डालना जिस पर आप काम नहीं करना चाहते। आप वही पोस्ट डालना जो आपकी प्रेजेंट पोस्ट से थोड़ी बेटर हो या आपको होम लोकेशन के चांस लग रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी रैंडमली पोस्ट भर देते हो, होता क्या है ना, जो टॉप पोस्ट चाहिए पहले वो डालते हो, उसके बाद हम सारी की सारी लिस्ट भर देते हैं। ऑलरेडी जब आप किसी जॉब में काम कर रहे हो तो वाली पोस्ट भरने का क्या मतलब है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, काफी लोग जो आपको रैंडमली आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिली, दूसरी पोस्ट अलॉट हो गई जिस पर आपको काम नहीं करना,
तो इससे किसी एक डिजर्विंग कैंडिडेट को जो सीट मिल सकती थी वो खराब हो जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी अगर मैं आगे बात करता हूं यहाँ पे, तो ये कुछ चीजें रही। ऑप्शन फॉर्म आ चुका है, ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। तो आप यहाँ पे सारी पोस्ट के आगे पोस्ट कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लास्ट में प्रायोरिटी वाइज पोस्ट कोड डालना होगा। जैसे कि आप मान लो आपका जो टारगेट है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, इसका पोस्ट कोड है B24, तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे B24 को रखेंगे। ठीक है, अगर B24 वाली पोस्ट कोड की जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हुई आपको, तो सेकंड प्रायोरिटी वाली कट ऑफ देखी, जो पोस्ट डालोगे उसकी कट ऑफ देखी जाएगी। अगर उसकी क्लियर होगी तो वाली जॉब आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप सारे की सारी पोस्ट भर सकते हो यहाँ पे, लेकिन भरना वही जिस पे आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर वगैरह है। इसके कम से कम 3 से 4 प्रिंट अपने पास निकाल के रखना है। एक बार भरने में कई बार गलती हो जाती है, कटपिट हो जाता है, तो बार बार फोटोकॉपी वाली शॉप पे जाना पड़ेगा प्रिंट निकालने के लिए। तो 3-4 निकाल के रख लेना। कई बार क्या होता है, डीवी के टाइम पे ही वहां पे हम करा रहे हैं, वहां पे दिमाग में कुछ और आ गया, लोगों से बात करके लगा यार नहीं, जो मैं पहले टॉप प्रायोरिटी पे रख रहा था अब मैं वो नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो वहां पे भी चेंजेस करने पड़ जाते हैं। तो कम से कम 3-4 प्रिंट इसके निकाल के रखें। ठीक है, तो आपको फायदा ही रहेगा। दूसरी चीज ये है कि स्टेट वाइज वैकेंसीज वैसे मेरे पास काफी डिपार्टमेंट्स की तो है, बट एक बार अगर आपके पास लेटेस्ट वैकेंसीज हैं, कुछ बदलाव होगा तो वो भी उसमें एडिट हो जाएगा। तो आप helpdesk.rb@gmail.com पे स्टेट वाइज वैकेंसीज भेज सकते हैं मेरे पास, जिससे कि कंपाइल करके एक पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, जो आप मेल मुझे करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेल्स होते हैं तो आइडेंटिफाई करना कौन सा मेल किस चीज के लिए है मुश्किल हो जाएगा। तो आप वहां पे लिख देना कि स्टेट वाइड वैकेंसी CGL 2021 और कौन सी पोस्ट है, एटलीस्ट ये मेंशन कर देना, जिससे कि सेम पोस्ट के लिए मल्टीपल अगर मेरे पास मेल्स आते हैं तो मैं बार बार उन पे टाइम ना लगाऊं अपना। राइट, अगर मैं बात करता हूं अब कुछ पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए जिसमें ट्रांसफर्स बंद हैं पूरी तरीके से, जैसे कि हमारे पास CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हो गया, सॉरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और एक हो गया CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। CBDT में आपका टैक्स असिस्टेंट की और इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। CBIC के अंदर आपका एग्जामिनर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, GST इंस्पेक्टर तो एक्साइज इंस्पेक्टर को ही बोलते हैं। ठीक है, तो GST इंस्पेक्टर हो गया आपका, टैक्स असिस्टेंट इन GST डिपार्टमेंट हो गया, कस्टम्स हो गया। तो इन सब में ट्रांसफर बिल्कुल बैन है, जहां पे आपके भी प्रेजेंट पोस्टिंग मिलेगी वही रहेगा। काफी लोगों को ये रहता है कि 4600 ग्रेड पे लेना है अभी, ठीक है, चाहे कहीं भी हो, साउथ में जाना पड़ जाए चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूं कि ज्यादातर लोग जितने भी स्टार्टिंग में कि 4600 ग्रेड पे बेटर है, कहीं भी रह लेंगे, ये सोच के ले लेते हैं। बाद में 1-2 साल के बाद यही देखा जाता है कि वो वापस अपने स्टेट में आने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, क्योंकि 2022 का एग्जामिनेशन भी है। अगर आप 21 में सिलेक्शन ले रहे हो तो हो सकता है आपको 21 से ड्रीम जॉब नहीं मिल रही, और आपने 22 का भी एग्जामिनेशन दिया, आपके इसके भी अच्छे चांसेस हैं, तो दूर जाओगे तो काफी तकलीफ भी आपको देखनी पड़ सकती है। और जैसे खास तौर पर दिक्कत उनके साथ आती है जो सिटीज में रहते हैं, जैसे जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं दूर कर दी जाती है, तो जनरली वो वहां रह नहीं पाते। काफी सारे लोग स्टार्टिंग में जोश जोश में ईडी ले लेंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ले लेंगे, CBI ले लेंगे, ठीक है, उन्हें थ्रिल में अभी लगेगा कि थ्रिल बहुत अच्छा है। लेकिन जब आगे 3-4 ईयर्स डाउन द लाइन जब आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद जब ट्रांसफर हो रहे होंगे वहां पे, तो ऐसा लगता है कि लाइफ डिस्टर्ब हो गई, या फिर ऐसा लगता है कि यार जॉब में रिस्क है, ठीक है, रिस्क फ्री जॉब चाहिए हमें। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे फिर दोबारा CGL का एग्जाम देके फिर पता चलता है ASO की पोस्ट को ऑप्ट कर रहे हैं, GST इंस्पेक्टर की पोस्ट को ऑप्ट कर रहे हैं। ऐसे मल्टीपल केसेस देखे गए हैं मेरे पास। तो ऐसे लगातार लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि भैया 4 साल पहले सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, और अब चेंज कर रहे हैं अपन, मतलब अभी ASO के लिए इसे टारगेट कर रहे हैं। राइट, बहुत सारे लोग हैं जो हर दूसरे साल जॉब चेंज कर रहे होते हैं। इसी वजह से पहले हायर ग्रेड पे के लिए साउथ चले गए, तो वापस आने के लिए चेंज करनी पड़ रही है, चाहे TA की मिल जाए उसके बाद वो भी चलता है। लेकिन स्टार्टिंग में लगता है कि क्योंकि नए नए होते हैं, हमें लगता है कि बेटर बड़ी लेवल की पोस्ट पे जाएंगे, दूर भी रह लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब ट्रांसफर नहीं होते, फैमिली की याद आती है, और जब पता चलता है कि फैमिली शिफ्ट वहां पे नहीं हो सकती, तो फिर बाद में प्रायोरिटी चेंज होती है, और फिर 2-3 साल के बाद लोग दोबारा पेपर दे रहे होते हैं इस चीज में। राइट, और ऐसा भी होता है कि वर्क कल्चर, जिस जॉब में आप जाना चाहते हो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्या आप उस पर्टिकुलर टाइप की जॉब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी आपकी एज जो भी है, आप अपना फ्यूचर एक्सपेक्ट तो देखते हुए चलेंगे, कल आपकी शादी होगी या उसके बाद का सिनेरियो कैसे रहेगा, क्या ये लॉन्ग टर्म में आप उस पर्टिकुलर जॉब को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सारे फैक्टर्स कंसिडर करके करें। ठीक है, एक बार तो पेपर आप क्लियर करते हो जॉब लेने के लिए, और दूसरी बार पेपर देते हो ये समझने के लिए कि आपके लिए बेस्ट जॉब कौन सी है, फिर अपनी बेस्ट जॉब को चूज करते हो, और अगली बार नंबर इतने आए ना आए
सारी चीजें ध्यान में रखते हुए करना। कुछ लोगों को ये लगता है कि भैया इस पर्टिकुलर पोस्ट की कट ऑफ ज्यादा जाती है तो मेरे तो अच्छे नंबर है, मुझे यही पोस्ट लेनी चाहिए। ये बहुत लोगों के दिमाग में गलतफहमी बैठी होती है, ठीक है। अगर ज्यादा कट ऑफ जा रही है एक पर्टिकुलर पोस्ट की, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी ज्यादा कट ऑफ इसलिए जा रही है क्योंकि उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, कम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज उसी की ज्यादा बढ़ा देंगे तो हो जाएगा, उसकी कट ऑफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधी सी बात है ये, ठीक है। तो जो पोस्ट आपको पसंद है, ठीक है, और वो पोस्ट कहाँ पे मिल रही है, दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है। जो भी पोस्ट आप ऑप्ट करोगे ये देखो क्या उसमें ट्रांसफर्स अलाउड है। मान लो आप अभी कहीं जा रहे हो, ठीक है, क्या उसमें 3 साल के बाद 4 साल के बाद ट्रांसफर लेके वापस अपने होम स्टेट आ सकते हो या नहीं आ सकते। इन सभी फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। एक चीज ये भी होती है कि जैसे मान लो आपने कोई पर्टिकुलर पोस्ट पकड़ी 4600 ग्रेड पे की, 3 साल आपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करा इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, और वापस आप टीए की पोस्ट पे भी आते हो तो पे प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है प्रोबेशन पीरियड के बाद। उस पे प्रोटेक्शन से फायदा क्या होगा आपको कि चाहे आप असिस्टेंट की जॉब पे काम कर रहे होंगे लेकिन सैलरी आपको इंस्पेक्टर वाली मिलेगी। ये गवर्नमेंट का रूल है एक, ठीक है। तो कुछ लोग इसका भी फायदा उठाते हैं। ये सारे फैक्टर्स आपको मैं बता रहा हूं कंसिडर करने चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म का सोच के लेना कोई भी जॉब आप ऑप्ट करोगे, शॉर्ट टर्म का मत सोचना कि 1-2 महीने की बात है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो पहले जीएसटी इंस्पेक्टर ऑप्ट करते हैं, साउथ में चले जाते हैं, फिर पता चलता है टैक्स असिस्टेंट के लिए वापस दिल्ली आ रहे हैं या नॉर्थ में आ रहे हैं, ठीक है, ऑडिटर पोस्ट लेके नॉर्थ में आ रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल केसेस ऐसे हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम के क्रेज के लिए ऐसा मत करना, बाद में दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। क्लियर है, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखना कि मान लो अभी आप 4600 ग्रेड पे स्टार्ट कर रहे हो, क्या उसमें प्रमोशन कितने टाइम के बाद होगा, उसमें पहला प्रमोशन जिस भी स्टेट जो आपको मिलेगी, लगभग हर स्टेट का अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करूं, दिल्ली में हो सकता है कि जो इंस्पेक्टर है वो 6 से 7 साल के बाद क्या बने, सुपरिटेंडेंट बने। हो सकता है साउथ में किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर 3-4 साल में बन जाए, कोई और स्टेट हो सकती है जिसके अंदर 6 साल में बटे, डिपेंड करता है कि ऊपर कितनी पोजीशंस खाली हैं। तो इन सब फैक्टर्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट जो अभी 4600 ग्रेड पे की है उसमें फर्स्ट प्रमोशन आपका 10 साल के बाद हो, जबकि एक दूसरी पोस्ट है जो कि आप अभी 2400 या 2800 ग्रेड पे की ले रहे हो, उसमें 3 साल के बाद ही आप 4600 या 4800 ग्रेड पे पहुंच जाओ। तो होगा क्या, 3 साल डाउन दी लाइन अगर मैं देखता हूं तो जो अभी 4600 ग्रेड पे के लिए आप बहुत ज्यादा दूर चले गए, या फिर अभी 4600 ग्रेड पे 3 साल के बाद हो सकता है जो 2800 ग्रेड पे वाला है वो भी 4600 ग्रेड पे या 4800 ग्रेड पे पहुंच जाए। तो ये प्रमोशन वाला एक्सपेक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफ क्या कहते हैं, ऑडिटर का पोस्ट का एग्जामिनेशन होता है, 3 साल के बाद आप एसएस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आपको डायरेक्टली ऑडिटर से 4800 ग्रेड पे तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपको कंसिडर करते हुए ही अपनी प्रेफरेंस भरनी है। कौन सी पोस्ट ऐसी है जिसमें मेरिट के बेसिस पे आपको जॉब मिलती है, कौन सी पोस्ट ऐसी है जिसमें मेरिट के बेसिस पे लोकेशन मिलती है, कौन सी जॉब ऐसी है जिसमें मेरिट के बेसिस पे लोकेशन नहीं मिलती। जैसे सीजीडीए ऑडिटर हो गया, मेरिट के बेसिस पे वहां पे आपको प्रेफरेंस नहीं दी, रैंडम एलोकेशन किया जाता है, राइट। तो वो चीज का भी ध्यान रखना है कि मेरिट से फायदा होगा या वहां पे या नहीं होगा, ठीक। उसके अलावा यही कुछ फैक्टर्स हैं जो सारे के सारे आपको कंसिडर करने हैं, ठीक है। मल्टीपल वीडियो चैनल पे जो मैंने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है। ये मेरे डीवी की वीडियो है 3 साल पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, और इस प्लेलिस्ट में आपको जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे उनकी जॉब के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिससे कि रफ आइडिया लग जाएगा और एक अच्छी प्रेफरेंस आप भर सकते हैं। बाकी इस चीज में ध्यान रखना, जनरली जब लोगों के इंटरव्यू ले जाते हैं उनसे पूछा जाता है इस पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या चीजें हैं, तो वो पॉजिटिव्स तो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, लेकिन जब नेगेटिव्स बताने की बारी आती है, क्योंकि डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उसके नेगेटिव आप ओपनली नहीं बता सकते, राइट। तो आपको वहां पे थोड़ा सा कोशियस होना पड़ेगा कि हाँ पॉजिटिव चीजें तो समझ आ रही हैं, क्या कुछ इसका नेगेटिव भी हो सकता है, क्या ऐसी कोई चीज है जो नेगेटिव है इसमें, राइट। तो यू शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। आप मेरी नहीं, यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे वीडियो देखेंगे, अगर सिलेक्टेड लोग बता रहे होते हैं तो पॉजिटिव का पल्ला थोड़ा सा भारी होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, आप अपने लोगों से जितने ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिलती रहेगी, राइट। अब बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी हैं, जैसे सीएजी डिपार्टमेंट के अंदर है आपका असिस्टेंट ऑडिटर हो गया, डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, ऑडिटर इन सीएजी हो गया, उसके अंदर आपको पहले से स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं बताई जाती। तो ये यहाँ पे थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है कि मान लो आपको क्या चाहिए, आपको दिल्ली चाहिए या फिर आपको मान लो यूपी ही चाहिए, पता चले यूपी में वैकेंसीज नहीं है, तो आपके अच्छे नंबर आ गए, ऑल तो सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे होगा, लोकेशन मेरिट के बेसिस पे मिलेगी, लेकिन वहां पे वैकेंसी नहीं हुई तो भी रिस्क हो जाता है। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए ही आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे रेडी रखें एज पर दी गाइडलाइंस जो आपको एडमिट कार्ड में मिली होगी, वरना जो मैंने
अपना एक वीडियो बताया था, अपना एक्सपीरियंस बताया था, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। बाकी जो क्रूशियल डेट है वो आप नोटिफिकेशन से देख लेंगे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए क्रूशियल डेट क्या थी, या फिर ओवरऑल आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्रूशियल डेट क्या थी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको देखने पड़ेंगे कौन सी पोस्ट के लिए क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम ऐसे ही रैंडमली पोस्ट डाल देंगे। कुछ पोस्ट है जिनके लिए आप हाइट की वजह से एलिजिबल नहीं हो, तो ध्यान रखो कि कौन सी पोस्ट है ऐसी। जैसे अगर मैं बात करूं सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या है, मेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर से कम है तो डायरेक्ट रिजेक्शन है। ठीक है, तो इसमें आपकी 157 भी रह गई तो आप आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसा क्राइटेरिया है वहां पे जो एग्जामिनर हैं, जो इंस्पेक्टर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड इंस्पेक्टर्स हैं जो आपका करवा रहे होते हैं फिजिकल। ठीक है, तो वो भी आपको 1% भी लीनियंट नहीं हो सकते हाइट के केस में, क्योंकि हाइट इंसान की इंक्रीज नहीं होगी विद टाइम या डिक्रीज नहीं होगी विद टाइम। तो अब आप जॉब ज्वाइन भी कर लेते हो, बाद में 1-2 टाइम के बाद किसी ने कंप्लीट कर दी कि यार इसकी हाइट तो कम लग रही है, ठीक है, और उसके बाद आपका चेक हो गया तो फिर आप जॉब से निकाल दिया जाओगे और बाकी लोग भी दिक्कत में आ जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं होता, इसमें कोई भी लीनियंसी नहीं दिखाई जाती है। तो हाइट आप देख ले कौन सी पोस्ट में क्या चाहिए। ठीक है, विजन अपनी देख ले कि कौन सी पोस्ट में क्या चाहिए। ठीक है, चेस्ट में लिखा हुआ है 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुल्ली एक्सपेंडेड विद द मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम आपकी विदाउट एक्सपेंशन चेस्ट 76 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए, और एक्सपेंशन सांस भरने के बाद 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन आपका होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, थोड़ा लीनियंट होता है, तो इसमें इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सभी लोग क्वालिफाई कर लेते हैं इसे। ठीक है, वॉकिंग वगैरह, ये साइकिलिंग वगैरह, ये सब भी बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, इनके लिए भी जनरली कोई फेल नहीं होता है। ठीक है, साइकिलिंग नहीं आती एटलीस्ट तो साइकिलिंग सीख लेना, ये ना हो कि साइकिल चलाने ही नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया है, वेट का क्राइटेरिया है, इसे अच्छे से फॉलो करना है। रिलैक्सेशन भी मिल रहा है हाइट में, वो देख लेना। ठीक है, फिजिकल टेस्ट फीमेल कैंडिडेट्स का। बाकी फिर सब इंस्पेक्टर्स इन सीबीआई में हाइट का स्टैंडर्ड है, चेस्ट का, विजन का, ये एक बार देख लो। ठीक है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसका देख लेना क्राइटेरिया। अब होता है क्या, स्टार्टिंग में बहुत सारी फोर्सेस होती हैं ऐसी जिनमें जाने का मन करता है, हम टीवी पे देखते हैं यार ये बहुत एंथुजियास्टिक लग रहा है, ईडी सीबीआई एनआईए। ठीक है, काम मुश्किल होगा। ठीक है, देश मतलब मेहनत, मतलब यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं आईबी वगैरह जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भी किसी को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कि आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपनी आइडेंटिटी, सोशल लाइफ अपनी थोड़ी, आपकी कोई अच्छी सोशल लाइफ नहीं होती, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे आपको उस डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। राइट, और सभी चीजों का ध्यान रखते हुए डिसीजन लेना। बाकी किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लो किसी का मदर नेम गलत हो गया, फादर नेम गलत हो गया, या 12th के मार्क्स गलत हो गए, या फिर एड्रेस गलत हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप एक एफिडेविट 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में बना सकते हो, बनवा सकते हो, और वो डीवी में ले जाओगे तो उससे आपको मान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये होगा कि आपका प्रोविजनल लिख देंगे, फिर जब डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा तो आपका वहां पे अगर आप सही डॉक्यूमेंट दिखा दोगे तो आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हो या कुछ हो तो एटलीस्ट उसके लिए एक एफिडेविट लेके चले जाना। ठीक है, बाकी डीवी की डेट में मान लो किसी को प्रॉब्लम है, मान लो आपकी डेट आ गई डीवी की 17, ठीक है, 17 तारीख को आपका कोई पर्टिकुलर एग्जाम पड़ रहा है या बहुत इमरजेंसी है कि आप डीवी नहीं दे पाए, तो आप जहां पे एसएससी ऑफिस में जाके एक बार इसके बारे में बता देना, वो आपको कोई दूसरी डेट भी दे देंगे। ठीक है, डेट आगे पीछे डीवी की हो जाती है। राइट, तो वो मैनेजेबल है, लेकिन कोई इमरजेंसी हो तभी ये करना। बाकी यही सारी की सारी चीजें थी जो मुझे इस वीडियो में डिस्कस करनी थी। जो लोग सीजीएल 2022 को टारगेट कर रहे हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की इस बार काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आरबी एप्लीकेशन पे कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। मिनिमम प्राइस में आप देखेंगे यहाँ पे आपको कंप्लीट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का कोर्स मिल जाएगा। सचिन सर आपका इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस पढ़ाएंगे, इनकी कुछ वीडियो तो आपने यूट्यूब पे भी देखी होंगी, और पंकज सर हैं जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आपको कराएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स ये अब अवेलेबल है आरबी एप्लीकेशन पे। इसकी सारी वीडियोज आपको 30 जनवरी तक प्रोवाइड कर दी जाएंगी। क्लास की पीडीएफ भी मिलेंगे और प्रीवियस 4 ईयर के सोल्यूशन भी कराए जाएंगे। अकाउंट्स में 6 साल के और इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के प्रीवियस ईयर के 4 साल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ऑफिसर बैच से तो कंप्लीट तैयारी सभी लोग जो अभी करना चाहते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, वो पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे मैं यही अलविदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।